मित्रों नमस्कार। अब फिर एक पक्ष में दो ग्रहण पड़ने वाले हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और इन दोनों ग्रहणों का विशेष रूप से असर क्या होगा, हम इसकी चर्चा भी आपसे करेंगे। और चूंकि एक पक्ष में जब दो ग्रहण पड़ते हैं तब देश विदेश में, दुनिया में अफरा तफरी मचती है। और चूंकि सूर्य और चंद्र का इनसे संबंध होता है, सूर्य का अग्नि से संबंध होता है, चंद्रमा जल से संबंध होता है, तो ऐसे समय में ज्वार भाटा आना और सारी स्थिति होना ये तो आप देखते ही हैं। लेकिन इनके दोनों का एक साथ पड़ना ये संकेत देता है प्राकृतिक आपदाओं के आने का और मन के अंदर व्यक्ति के मनों के अंदर क्रूरताएं आने का। जैसे अभी आप देख रहे होंगे लगातार अभी 1-2 वर्ष से ऐसा हो रहा है। पहले भी ग्रहण दो एक साथ पड़े थे जब हमारा श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तो वो पक्ष भी के बाद भी स्थिति बहुत ज़्यादा सामान्य रही नहीं। पिछली बार की आपने अतिवृष्टि देखी, लगातार पहाड़ों का फिसलना देखा और ठंड का पराक्रम भी आपने देखा। अब इन ग्रहणों से आपको गर्मी का पराक्रम भी आपको देखने को मिलेगा। इस दुनिया को यदि हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस वर्ष 60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने की पूरी संभावना है। 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं ना कहीं ये होगा। जो गर्म देश है वहाँ होगा, अब भारत में इतनी संभावना अभी नहीं है। और दूसरा, इन दो ग्रहणों का जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव गर्मी के साथ साथ बारिश पर भी पड़ने वाला है। तो आने वाले समय में बारिश ने पिछले वर्ष की तुलना में जितना प्रकोप नहीं दिखाया उससे ज़्यादा इस वर्ष ये दिखाने वाली है। क्योंकि पहले जो ग्रहण पड़े थे वो श्राद्ध पक्ष में पड़े थे बारिश निकलने के बाद, फिर भी बारिश लगातार आपने देखा नवंबर तक तो होती रही। और अब जो स्थिति बनेगी उससे भी ज़्यादा भयावह होने वाली है। और आने वाला जो समय है वैसे भी सतयुग के शुभारंभ का समय है, कलयुग के समापन की बेला है और युद्ध लगातार अब चल ही रहे हैं और हर प्रकार के देश अपनी अपनी प्रकार की आहुतियाँ इस तृतीय विश्व युद्ध में प्रदान कर रहे हैं। कोई टैरिफ की बात कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, विपक्ष का दिमाग इधर से बोराया हुआ है, सत्ता पक्ष अपने मद में चूर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जिसकी भी जहाँ मनोस्थिति को देखें वो बहुत बेहतर नहीं है। और अच्छा है तो सिर्फ भारत के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में यह देश ही एक ऐसा है जो लगातार प्रगति कर रहा है। अभी आप पिछले 5 वर्ष के रिकॉर्ड को देखें तो हर देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी चल रही है। कहीं आर्थिक होगी, कहीं भौगोलिक होगी, कहीं जनता के आपस के विद्रोह की होगी, लेकिन इस देश में ये सब स्थिति सामान्य सी चल रही है और लगातार देश प्रगति पर बना हुआ है। तो ये संकेत इस ग्रहण के माध्यम से तो ये भी मिल रहे हैं कि देश की तरक्की इस ग्रहण के बाद फिर अच्छी होगी। तो पहले तो एक सूर्य ग्रहण आने वाला है। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को पड़ेगा, लेकिन ये भारत में दृश्य नहीं होगा। अंटार्कटिका, अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना, इन देशों में तो यह ग्रहण पड़ने वाला है और यहाँ की स्थिति को ये बिगाड़ने वाला भी है। तो सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो मनोदशाओं में बहुत तेज़ी से परिवर्तन करता है, उग्रता लेकर आता है, वहाँ के प्रशासकों के निरंकुश होने का संकेत देता है, साथ ही जनता में बेवनस भी फैलाता है। लेकिन सौभाग्य है कि ये वाला जो ग्रहण है ये भारत में दृश्य नहीं होगा। भारत में जो ग्रहण देखा जाएगा वो होगा चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत पर विशेष प्रभावशाली भी होता है। और ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये हमारी एक त्यौहार होलिका के दिन पड़ रहा है। हमारे यहाँ कुछ त्योहारों का बड़ा विशेष महत्व होता है। होली है, दीपावली है, राखी है। इन त्योहारों में जब ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ता है तो ये लंबे समय तक के लिए और देश के लिए कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। लेकिन संयोग है, पिछली बार भी अच्छा था और इस बार भी ये ग्रहण हमारे लिए अच्छा है। हालांकि ये जो ग्रहण पड़ रहा है इस ग्रहण का विशेष रूप से जो प्रभाव है वो प्रशांत महासागर पर है। और प्रशांत महासागर पर ग्रहण पड़ने का मतलब है कि 12-14 देशों को अपने आप इसमें घसीट लेना। 3-4 महाद्वीपों को ये प्रशांत महासागर जोड़ता है और उन सब पर ये अपने प्रभाव को दर्शाता है। एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों को जोड़ने से ही कई सारे देश अपने आप इसमें चपेट में आते हैं और उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। कई बार ग्रहण का जो प्रभाव है जहाँ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ इस प्रकार से पड़ता है। प्रशांत महासागर में इसका प्रभाव पड़ना ये संकेत प्रदान कर रहा है। और भारत की यदि हम देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से देखें और इस ग्रहण के प्रभाव को देखते हैं तो भारत के लिए तो यह ग्रहण उत्तम फल को देने वाला है। हमारे यहाँ पंचदेवों की पूजा का विशेष महत्व होता है और उन पंचदेवों में सूर्य भी होते हैं और चंद्रमा को हम रात्रि के देवता और जड़ी बूटी के देवता के रूप में मानते हैं और इनके लिए भी हम अर्घ्य प्रदान करते हैं। जैसे हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं वैसे पूर्णिमा को भी चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो इस प्रकार हम
5 में से विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, गणेश हैं, माता शक्ति हैं, सूर्य हैं और चंद्रमा है। तो इस प्रकार से 6 देवता हमारे यहाँ पर विशेष रूप से पूजे जाते हैं। तो प्रतिदिन पूजे जाने वाला सूर्य है, इसलिए वो आता है, और पूर्णिमा के दिन, चतुर्थी के दिन चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है। अब जो ग्रहण पड़ रहा है, इस ग्रहण का विशेष और व्यापक असर अब होने वाला है, और हमारे यहाँ पर होलिका के त्यौहार को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में इसकी प्रधानता कही गई है। और इसी समय में एक घटना और घट रही है, वो हर बार एक बातचीत का विषय होती है, वो होती भद्रा। तो भद्रा इस बार भी यहाँ पर सिंह राशि में भद्रा को पृथ्वी पर माना जाता है, और कई पंचांग तो इसको पाताल में भी बोलते हैं, लेकिन जो पृथ्वी की भद्रा होती है इसमें शुभ काम वर्जित होते हैं। तो यदि सिंह राशि को हम देखते हैं तो भद्रा 5:55 से प्रारंभ होगी। तो 2 तारीख को होलिका का मुहूर्त है। दिन में जब होलिका की हम पूजन करते हैं तब वो सत्व स्वरूप में होती है। तो सत्व स्वरूप में भद्रा का प्रभाव नहीं हो, इसलिए 5:55 से पहले 2 तारीख को शाम के समय होलिका का पूजन कर लेना चाहिए। और फिर आता है तमस। तो तमस में होलिका को जलाया जाता है। तो रात्रि के समय में फिर भद्रा कहीं भी हो, फिर उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है, इसलिए 5:55 के बाद अर्थात 6 बजे के बाद होलिका का दहन किया जा सकता है। और फिर भी यदि कोई मानने वाले लोग होते हैं कि हाँ हमें नहीं जलाना, तो रात को 1 बजे के बाद जब पुच्छ पर यह भद्रा पहुंच जाएगी तो उसके बाद जला सकते हैं। लेकिन 1 बजे के बाद होलिका जलाना शुभ नहीं होता है, पर फिर भी चूंकि तमस का त्यौहार है उसको जलाया जा सकता है, तो लोग जलाते हैं। और अब बात आती है रजस की। तो रजस के दिन हम होलिका को, होली के जो धुलंडी होती है उसकी राख से हम होली खेलते हैं और हमारे बेमनुष्य को हम दूर करते हैं। तो ये रजस को देने वाली होती है। तो इस प्रकार ये जो त्यौहार है सत्व, रज और तम का त्यौहार है, और इसमें हम तीनों प्रकार से इसको मनाते हैं। तो पूजन का मुहूर्त 5:55 से पहले 2 तारीख को करना है, 6 बजे के बाद होलिका के दहन को करना है, और 3 तारीख को होलिका को खेलना है। और जिस दिन हम होली खेलेंगे अर्थात धुलंडी जिस दिन मनाई जाएगी उस दिन एक संयोग बन रहा है कि ग्रहण भी है, और ग्रहण सायंकाल से ये प्रारंभ हो रहा है। 5:20 से ग्रहण प्रारंभ है, और 9 घंटे पहले इसका सूतक लग जाता है। हालांकि भारत में बहुत लंबे समय तक के लिए दृष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रभाव, सूतक का प्रभाव होता है, 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो सुबह 6:20 से इसके प्रभाव शुरू होंगे, और ये जो प्रभाव रहेगा, ये प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालता है। और जब ग्रहण का सूतक काल होता है उस समय में अधिक खाने की मनाही होती है। इसमें वृद्ध, बीमार, बच्चे, इनके लिए छूट दी जाती है कि आप इसमें इस भोजन को कर सकते हैं। लेकिन जो साधक लोग हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कम से कम हो, अल्पाहार हो, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो 2-2, 3-3 घंटे का ग्रहण होता है, तो उस समय में साधना बहुत अच्छी होती है। यदि हम ग्रहण के समय की बात करें तो ये 15:20 अर्थात 3:20 दोपहर से प्रारंभ होगा, और इसका मध्य होगा 5:04 पर, और इसका अंत होगा 18:47 अर्थात 6:47, और भारत में 5:20 के बाद से दिखना शुरू होगा। तो ऐसे जो अभी स्थिति बन रही है, ये स्थिति ग्रहण की विशेष स्थितियों को भी दर्शाती है। राशिगत भी इनका प्रभाव होता है और व्यक्तिगत भी इनका प्रभाव होता है। तो जो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव है देश दुनिया पर, उसकी मैंने आपसे चर्चा की। चूँकि ये ग्रहण है, विध्वंसात्मक ग्रहण है, होलिका के दिन पड़ने वाला ग्रहण है, तो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ही आता है। वो कई देशों के बीच में यदि कोई आग सुलग रही होगी तो उसको और सुलगाने का काम करता है। तो अभी तो 7-8 देश ही इस विश्व के लिए शामिल हुए हैं, लेकिन इस ग्रहण के बाद और कई सारे देश अब इसमें इकट्ठे होने शुरू होंगे, और जो देश के नेता हैं उनकी जो मति है वो बोराई जाएगी। वो पागलपन में क्या क्या हरकतें करेंगे, ये तो आप खुद रोज़ पेपर पढ़ के देखते जाएंगे कि जिनको हमने इतनी बढ़िया जिम्मेवारी सौंपी है वो किस तरीके की घटिया हरकतें कर रहे हैं। तो उनके अंदर छिपी हुई सारी बातें सामने आएंगी, और यही उनकी हरकत है जो अपने देश को, दुनिया को एक खतरे में डालने जा रही है। तो इस ग्रहण का बेसिक प्रभाव तो दुनिया पर यह होगा। अब हम बात करते हैं राशिगत की। तो राशिगत यदि हम बात करते हैं तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण मानसिक रूप से तनावकारक है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान मनोरोगियों को रखना चाहिए। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को 2-3 महीने में बहुत लंबा रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्थायी संपत्ति पर निर्णय सोच समझकर करना चाहिए।
मिथुन राशि की यदि हम बात करते हैं तो ये मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रहण शुभ फलदायक है, लेकिन अति उत्साह नुकसानदायक है, इसका ध्यान रखें। कर्क राशि की बात करें तो धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित तनाव के संकेत मिलते हैं, तो पारिवारिक वैमनस्य न बढ़े, परिवार में शांति बनी रहे उसके प्रयास करें। और सिंह राशि में तो ये ग्रहण पड़ रहा है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को तो हर तरफ से सचेत रहने की आवश्यकता है, इस ग्रहण के दिन भी और ग्रहण के दिन के बाद, जब तक अगला ग्रहण न पड़ जाए तब तक। एक ग्रहण का प्रभाव अगले ग्रहण तक रहता है, तो अगले ग्रहण तक आपको इस बात का ध्यान रखना है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के अंदर लोभ जागृत होगा, लोभ में लंबा धन नुकसान होगा, तो उस लोभ पर आप नियंत्रण रखें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रहण अच्छा है, लेकिन जो प्रगति हो रही है उसमें भी अति उत्साह रखना, उसका विशेष ध्यान रखें। किसी व्यक्ति को अपशब्द ना कहें, इसका आप भी ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की के लिए ग्रहण अच्छा है, लेकिन इस ग्रहण के पड़ने से वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के अंदर कुछ दूसरों के प्रति जलन की भावना उत्पन्न हो सकती है, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रहण अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपको साधना करनी चाहिए। धनु राशि वाले व्यक्तियों के इस ग्रहण पर साधना सफल होने के पूरे पूरे योग बनते हैं। मकर राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर अपचन से संबंधित, इंडाइजेशन से संबंधित, गैस, अम्ल, पित्त ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, और इसलिए खान पान थोड़ा सा नियंत्रित रखें। और विशेषकर जो बताया जाता है कि खाना पीना कम हो, तो उसके लिए यदि बात करें तो मकर राशि वाले व्यक्तियों को इसका ध्यान रखना है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण वैसे अच्छा है, परंतु पारिवारिक बेमनस्य के संकेत देता है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है, तरक्की भी देगा, लाभ भी देगा, साधनाएं आप करें, दान आप करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से ग्रहण का जो प्रभाव राशिगत भी ये पड़ेगा, और ये ग्रहण चूंकि आने वाले जितने भी ग्रहण हैं वो बहुत अच्छे ग्रहण नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि मैं तो 2030-32 के आसपास तक के मैंने ग्रहणों का रीडिंग किया है, तो ये लगातार विध्वंस की ओर ही बढ़ा रहे हैं, और ये ग्रहण ही होते हैं जो लगातार विध्वंस को बढ़ाते हैं। महाभारत कालीन जो ग्रहण था उसने महाभारत का युद्ध कराया। भगवान राम के समय में जब लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी, वो भी जो ग्रहण था वो भी उस समय का ग्रहण था। तो इस प्रकार से ये जो समय है, ये ग्रहण ही बहुत कुछ निर्धारित करते हैं प्रकृति में परिवर्तन के लिए। और प्रकृति में परिवर्तन के दो ही कारक होते हैं। जड़ी बूटियों का जो कारक है वो चंद्रमा है, रात के समय फलित होता है, और मनुष्यों के अंदर जो फलित होने का कारक है वो सूर्य है, जिनकी आत्मा को मजबूत करता है और अंतर्मन के लोक को प्रभावित करता है। इन दो का जो विशेष प्रभाव है, वही प्रभाव इन युगों में परिवर्तन का काम भी करता है, मनुष्यों की चेतना का काम भी करता है, और अन्य प्रकार के विकासों को भी ये करता है। तो आने वाले समय भी आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है, तो साधनाएं करना इस समय में बहुत अच्छा होता है। दान करना, साधना करना, जप करना, प्रेम से रहना, इन सूत्रों को डेवलप किया जाए तो इन ग्रहणों के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सकता है क्षणिक तौर पर, लेकिन आत्मा के तौर पर तो इनका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो मित्रों, आज ग्रहण के संबंध में इतनी ही चर्चा है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।